नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में आज हमारे साथ जो नेता हैं वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के अंचल से आते हैं जिसका नाम है महाकौशल। जबलपुर से वो आते हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। साफ बोलने पर भरोसा रखते हैं, क्लैरिटी से बात करते हैं और एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे युवा राजनेता हैं जिनसे भविष्य के लिए उम्मीदें भी संजो कर रखी जाती हैं। जो घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश का, जाहिर तौर पर उससे वो भी क्षुब्ध हैं, दुखी हैं कि जो कोशिश थी कि 5 साल सरकार चले और कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने 5 साल बाद रखे, वैसी स्थिति नहीं बनी और कांग्रेस के ही कथित अंतर्विरोधों के भंवर में उलझकर सरकार गिर गई। हालांकि कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर है जिसने इस परिस्थिति का कथित रूप से फ़ायदा उठाया और राजनीति में फ़ायदा उठाने की ये प्रवृत्ति नई नहीं है और इसके लिए किसी ब्लेम गेम में जाने की कितनी ज़रूरत है ये जनता को तय करना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ दशकों की देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति ये बताती है कि ऐसे मौके जब भी मिलते हैं तो जो भी फ़ायदा उठाने की स्थिति में रहता है वो कभी चूकता नहीं है। तो चलिए सीधे जबलपुर चलते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के तरुण भनोत साहब से। बहुत स्वागत करता हूं तरुण जी आपका बंसल न्यूज़ पर। जी शरद भाई, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुण जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है और जीवन का अच्छा समय भी हो तब भी ये कहा जाता है कि उसको भी सर पर मत उठाइए, और ख़राब समय के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि बीत इताही बिसारी के आगे की सुधि ले। और अब आगे की सुधि लेने का समय ये है कि 24 उपचुनाव हैं और इन उपचुनावों के लिए आपको करनी है तैयारी। कमलनाथ जी अभियान की शुरुआत बदनावर से कर चुके हैं, महाकाल के दर्शन करने के बाद, जैसा 2018 में किया था। कांग्रेस ने कितना सबक सीखा है, क्योंकि कोसना बार बार रिपीटेटिव मोड में जाना, मुझे लगता है उसका भी बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कांग्रेस क्या सोच रही है ये आप हमें बताएंगे। किस तरह से कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी है और क्या उसका विश्वास है? पहला मेरा सवाल यही है। शरद जी, जहाँ तक कोसने की बात है तो व्यक्तिगत तौर पर मैं तो इस प्रकार की राजनीति में कभी विश्वास करता भी नहीं हूँ। और माननीय कमलनाथ जी को भी आपने देखा होगा, उनके जो कार्य करने की शैली है वो हमेशा अपने काम से अपनी क्षमता को सिद्ध करते हैं लोगों के सामने, और यही उनकी यूएसपी रही है। लगातार 4 दशक से ज़्यादा हो गए उनको सार्वजनिक जीवन में, और हम लोगों ने भी उनसे यही सीखा है। कांग्रेस की तैयारी ये है कि एक राजनीतिक दल हम हैं। किसी को पता नहीं था कि इस प्रकार से ये परिस्थितियाँ बनेंगी। मध्य प्रदेश में एक बढ़िया सरकार चल रही है और 24 सीटों में इकट्ठा अभूतपूर्व ये संकट खड़ा होगा कि एक सरकार गिरेगी और उपचुनाव होंगे। पर एक राजनीतिक दल के नाते और जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हम इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। पूरे 24 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता का समर्थन लेकर चुनाव लड़ेंगे। और ये बात अब चैनल पे करना, क्योंकि कई बार आपके साथ भी और अन्य जगह भी चर्चाएं हुई हैं और पूरा मध्य प्रदेश जानता है किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में, किन महत्वाकांक्षाओं के कारण, किस अहम के कारण ये परिस्थितियां बनी हैं। तो इस पे चर्चा तो जब चुनाव होगा तब होगा। पर हाँ, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी और आम जनता की ताकत पर और अपने सारे कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात जनता के सामने रखेंगे और साथ साथ 15 माह का जो एक कार्यकाल हमें मिला था काम करने का, उसमें माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किए मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, वो सामने रखेंगे। मुझे विश्वास है कि हमें एक बार पुनः समर्थन मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है तरुण जी कि 2018 में 15 साल का सूखा टूटा था कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं, और उसकी सरकार बनी। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आपके भीतर, यानी कांग्रेस के भीतर एकजुटता का वो संचार देखा गया, जो बाद में भले ही विवादों में घिरा, लेकिन उस समय आप सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है कांग्रेस अपने सिद्धांतों से न हटे? बिल्कुल ठीक बात है, किसी को भी नहीं हटना चाहिए, लेकिन बदलते वक्त के साथ
जो परिवर्तन कांग्रेस को करना चाहिए, जिसकी बात राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी होती है कि आप एकजुट तो हों, लेकिन सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें, प्रचार के तौर तरीके बदलें, आक्रामक प्रचार अभियान के साथ शुरुआत करें और एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए नजर आए जैसे माला में मोती। जी तरुण जी। शरद भाई, एक तो जो ये पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा मध्य प्रदेश में, इसमें बहुत सारे नए शब्द निकल कर आए और ये शब्द जो निकले ये मुझे भी खराब लगते हैं कि हम राजनीतिक जीवन में हैं और हम इसलिए आए थे सार्वजनिक जीवन में राजनीति के माध्यम से संकल्प लोगों की सेवा का लेकर, और आज ये बदल गया कि अपॉर्चुनिटी और मौका, टूटन, जुड़ाव, मलाईदार, सौदेबाजी, क्या लिया क्या मिला। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है और सब नेताओं को किसी भी राजनीतिक दल में हो विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि जनता का विश्वास नेताओं से हट रहा है तो वो कोई जनता की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे आचरण, हमारे काम करने की शैली में कमी है और उसको जनता देख रही है, सूक्ष्मता के साथ देख रही है और इसलिए वो विश्वास नहीं करती है। परंतु मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसी सूखे को ख़त्म करने के लिए 18 में सरकार में नहीं आया था। हम 2003 में चुनाव हारे, हमने स्वीकार किया, 2008 में हारे, 13 में हारे, हमने स्वीकार किया और हमने सम्मान किया उस जनादेश का जो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और सरकार बनाने का मौका दिया। अब यही तो सवाल खड़ा होता है कि हम संघर्ष करते रहे, हम विपक्ष में रहे, वो सरकार में 15 साल रहे। 2018 में उसी मध्य प्रदेश की जनता ने जब 170 से भारतीय जनता पार्टी को 107 पर पहुंचाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, और 54 थे हम विपक्ष में जब थे, हमें 114 पर पहुंचाया। तो ये एक स्पष्ट मैसेज था कि 15 साल के बाद अब एक जनादेश निकल कर ये आया है कि भाजपा को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना है और कांग्रेस पार्टी को 5 साल तक जनता की सेवा सरकार में रहते हुए करना है। पर उसको हजम नहीं कर पाए लोग। जी, सरकार के किसी भी कीमत पे चाहिए, सत्ता किसी भी कीमत पे चाहिए, डेमोक्रेसी तार तार हो गई। मध्य प्रदेश में इस तरीके का जनतंत्र का माहौल पहले कभी नहीं उड़ा। जो फिर मैं उसी बात पे आ गया कि जो भोपाल से लेकर बेंगलोर तक घटा वो सबने देखा। उसकी परिणति क्या हुई कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूटा कि जिनको हमने सरकार में भेजा था उनको क्यों बाहर सत्ता से होना पड़ा, और जिनको 15 साल की सत्ता के बाद हमने विपक्ष की भूमिका के लिए बिठाया था वो इतने आतुर क्यों हो गए कि किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के लिए वो व्याकुल हो गए और उनको कदम उठाने पड़े। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। जहाँ से मैं चुनकर आता हूँ, कैबिनेट में मुझे मौका मिला, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, मंत्री बना, वित्त मंत्री के रूप में काम करने का कमलनाथ जी ने मौका दिया। तो ये तरुण भानोट की ताकत नहीं थी, ये तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता जो मेरे क्षेत्र में रहता है, जो जबलपुर में रहता है, और आम जनता जिसने मुझे चुना तो मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे विश्वास है उन्हीं कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के और मध्य प्रदेश की उसी जनता के ऊपर, कि वही संकल्पित होकर साथ में आकर एक बार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कोई गुटबाजी नहीं है। कई बार होता है कि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे नेता हो जाते हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो जाती है जो किसी भी क्षेत्र में होती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल एरिया उसमें होती है, तो कभी कभी राजनीति में भी हो जाती है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि अपने व्यक्तिगत अहम को भूलकर जो भी व्यक्ति इस संकल्प के साथ राजनीति में आया है कि मुझे आम जनता की सेवा करना है, अपने क्षेत्र की सेवा करना है, मध्य प्रदेश को बेहतर राज्य बनाने के लिए काम करना है, उसको इन सब बातों को भूल जाना चाहिए और संगठन के साथ काम करना चाहिए। लेकिन तरुण जी, जब कांग्रेस ये बात करती है कि बीजेपी ने उसके साथ कथित रूप से छल किया, मैं नहीं कहता उसको जस्टिफाई करने की कोई कोशिश होनी चाहिए। जो भी हुआ, राजनीति में नैतिकता के प्रश्न हमेशा रहेंगे और उठने ही चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए। लेकिन बीते 3 दशकों का हम इतिहास देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि इसको जस्टिफाई करने का कोई इरादा हमारा नहीं है, लेकिन राजनीति में जब भी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं तो उन परिस्थितियों का फायदा आपने महाराष्ट्र में देखा कि बीजेपी पीछे हटी तो एक ऐसा गठबंधन बना जिसको लेकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी
क्या साथ आके सरकार बना सकते हैं? राजनीति में इसको बहुत हैरत से देखने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि लोग भी ये मानते हैं, जैसा आपने बड़े मन से कहा, मैं आपको इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आपने माना, आपने कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटा, आपने कहा हमारी, यानी हम राजनेताओं की विश्वसनीयता कम हुई है। कांग्रेस के सबक क्या हैं सर? मैं जानता हूं कि आप एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं, पब्लिकली अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो बातें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस ने सबक सीखा है। सर तरुण जी। सबक तो जीवन में हर मोड़ पर और हर दिन हम रोज सीखते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अच्छे सबक आपको जीवन में सीखने को मिलते हैं तो ना उसमें उम्र का बंधन होना चाहिए, ना किससे सीख रहे हैं इसके बारे में कोई सोच होना चाहिए, और ग्रहण करना चाहिए। मैं खुद भी करता हूँ, बहुत सारे सबक मुझे भी रोज मिलते हैं। क्या क्या सबक रहे सर कड़वे अनुभव के? जी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा सबक ये है। जी जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर कहा, राजनीति मेरे लिए या कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर जो राजनीति करते हैं, इनके लिए कोई पेशा नहीं है, ये रोजगार का माध्यम नहीं है, ये ताकत पाने का या पैसा कमाने का अवसर नहीं है। ये इस सोच के साथ जो राजनीति में लोग आए हैं, मैंने शुरू में भी आपसे कहा, आपके इसी प्रोग्राम में कहा कि ऐसे लोगों को अपने गिरबान में बीजेपी आप पर बहुत तीखा हमला बोलती है। वो कहती है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल एक तरह से ब्रोकर्स का सेंटर पॉइंट बन गई थी। बहुत तीखा हमला होता है बीजेपी का आप पर, कांग्रेस पर। जी जी। शरद जी, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि मैं इस प्रकार की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये बात मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदन में भी उठी थी, तो मैंने एक ही बात कही थी मेरे विपक्ष के साथियों से। तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव जी, वो भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी भी वहाँ बैठे थे, नरोत्तम जी भी थे, सारे सदन पूरा लगा हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बैठे। मैंने एक बात कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वल्लभ भवन में इतने अभूतपूर्व संख्या लोगों की आ रही है जो इसके पहले कभी नहीं आई, भारी संख्या में लोग मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पे तो भीड़ लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। पर एक बात आप गलत कह रहे हैं कि दलाल आ रहे हैं। हमारे शुभचिंतक आ रहे थे, हमारे मित्र आ रहे थे, हमें जिनने चुनाव में मदद की थी वो हमसे मिलने आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग भी आ रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को मानने वाले लोग भी आ रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, सबके सबसे संबंध होते हैं, वो सलाह भी दे रहे थे, खुशी भी प्रकट कर रहे थे। और नया वल्लभ भवन का ये एनेक्सी बनी थी, इसको देखा नहीं था, देखने भी आ रहे थे, हम उनका मुंह भी मीठा करा रहे थे। बहुत सारे पत्रकार साथी भी आ रहे थे, विभिन्न संस्थाओं के लोग आ रहे थे। 15 साल के बाद एक सरकार बदल कर आई थी, नए परिवेश में आई थी, नए नेतृत्व में आई थी, बहुत सारे युवा उसमें मंत्री मेरे जैसे बने थे, जिनको पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला था। तो क्या शरद जी, मैं ये कहूँ, मैंने सदन में कहा था कि क्या वो हमारी दलाली करने के लिए वहां पर आ रहे थे? और आज अगर वल्लभ भवन में कोई जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सारे मंत्री बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जाऊंगा, अपने कामों को लेकर जाऊंगा, उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, भाजपा के मंत्रियों से मिलूंगा, जो मेरे पूर्व के कांग्रेस के साथी जो भाजपा में जाके बिना विधायक बने मंत्री बन गए, उनसे मिलूंगा, तो क्या मैं उनकी दलाली करने वल्लभ भवन जाऊंगा? इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की गिरावट, इस प्रकार के कृत्य, इस तरह के बोल वचन जब हम समाज में और जनता के सामने प्रकट करते हैं, तो जनता को लगता है कि ये नेता, ये राजनेता उद्देश्य से भटक गए हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी बातों को छोड़कर अपने राजनीतिक हितों को, स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए सारी मर्यादाओं को भूलकर सिर्फ उस काम में लगे हैं जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है और इनके व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़े हुए हैं। सबक की बात आप कर रहे थे, शायद वो छूट गई पीछे। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं ने सीखा है इस एपिसोड से? वो आपने जी जी देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए एक सबक है। मैं ये मानता हूं जी कि हमें कहीं ना कहीं और ताकत के साथ अपनी गिरेबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ना वो विधायक बनता है, ना पार्षद बनता है, ना मंत्री बनता है, ना किसी पद पर जाता है, पर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा अगर सरकार पार्टी की बनी है या ना भी बनी है तो करता है। तो उसको बहुत दुख होता है कि जब लोग अपनी विचारधारा को रातों रात बदलते हुए दूसरी जगह शामिल हो जाते हैं, अन्य दल में चले जाते हैं, चुनाव उसके साथ मिलकर उनको कोसते हुए लड़ते हैं, उनकी कमियां गिनाते हुए लड़ते हैं, और बाद में ये कहने लगते हैं कि मैं तो गलत जगह में था, अब मैं सही परिवार में आ गया हूं। तो ये सबक हमें ज़रूर मिला है कि हमें अपने संगठन में इस प्रकार के जो लोग हैं इनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और समय से पहले ये ऐसी कोई हरकत करें, आम जनता का
विश्वास तोड़ें, कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का विश्वास तोड़ें, उसके पहले ही हमें इन्हें अपने संगठन से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सबक बहुत महत्वपूर्ण है। तरुण जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और फिर आपने बड़े फलक पर ये बात की है, बड़े परिप्रेक्ष्य पर, कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि राजनीति में अपने लाभ हानि के गणित से परे भी देखने की एक प्रवृत्ति राजनेताओं में होनी चाहिए, और ख़ासतौर से उन राजनेताओं में जो ये जिनके हम देखते हैं जिनका आने वाले 15-20 साल उनके पॉलिटिकल करियर और मध्य प्रदेश में उनकी पोजीशनिंग के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताइए कि क्या विचारधारा का स्कूल कमज़ोर हो रहा है? मैं इसको कांग्रेस तक सीमित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे दलों में आना जाना पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस के तहत जारी रहा है, सुविधा की राजनीति के तहत जारी रहा है, क्या विचारधारा का जो आवरण राजनेता बड़ी मजबूती से एक कवच की तरह अपने साथ रखते थे, वो कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि कमज़ोर सब कुछ हुआ है। मैं पत्रकारिता को भी शामिल करता हूं, मैं राजनीति को भी शामिल करता हूं, मैं समाज के क्षरण को भी शामिल करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर चटकती, बिखरती, टूटती हैं तो उसका समाज पर बहुत खराब असर आता है, और उन 4 स्तंभों में राजनीति बहुत अहम स्तंभ है। सर तरुण जी, मेरा कहना है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपने कहा व्यक्तिगत हित स्वार्थ, तो बहुत सारे लोग, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस करता हूँ, अब सिर्फ राजनीति में जो आ रहे हैं वो राजनीति को एक लाभ का पेशा मानकर, धंधा मानकर, माध्यम मानकर ताकत लेने के लिए आ रहे हैं। उनकी विचारधारा राजनीतिक नहीं है या पॉलिटिकल नहीं है। तो विचारधारा को तो आप मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना चाहता हूँ, पर व्यक्तिगत भावनाएं जो उनकी हैं वो कल्याण की नहीं है, लोक कल्याण के लिए काम करने के लिए नहीं है। और ऐसे लोगों में एक बहुत बड़ी कमी ये होती है शरद जी, कि जब स्थितियां विपरीत होती है वो सत्ता में नहीं होते हैं, वो पावर उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनका एक ही एम है राजनीति में आने का, सिर्फ पावर होना, तो वो विचलित हो जाते हैं। तो फिर वो ऐसे रास्ते ढूंढने लगते हैं कि हम तो किसी भी तरह से जो पावर में है उसके साथ जाके खड़े हो जाएं और ताकत ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसको प्राप्त करें। तो फिर विचारधारा क्या मायने रखती है शरद भाई? क्या विचारधारा कोई मायने रखती है? आपका संकल्प ही नहीं है, आपके अंदर वो भावना ही नहीं है, आप लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। आप तो सेल्फ सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स को एक माध्यम बनाकर आए हैं कि इसी से मुझे कमाना है, इसी से मुझे खाना है, इसी से मुझे सब कुछ बनाना है। और जब आपको लगता है कि आप सत्ता से दूर जा रहे हैं तो आप तुरंत जो सत्ता में होता है या पावर में होता है उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगते हैं, और पीछे आपको सब बुरा लगने लगता है। तो विचारधारा की बात कहाँ रह गई? एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शरद भाई सारी पार्टीज को करना चाहिए। अगर हम समाज में, मेरा ये एक व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, उन सबको एक अपने अंदर सफाई अभियान भी चलाना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ सत्ता के लिए, ताकत के लिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकल्प के हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें इनको अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग दल सत्ता में हो सकते हैं, पर हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सब एक दूसरे के साथी हैं। हमारे अंदर एक कटुता और शत्रुता की भावना नहीं होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता पाना हमारा उद्देश्य है। और ऐसे लोग जो हमारे दलों के अंदर घुसकर यहाँ दलदल कर रहे हैं और कीचड़ के अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे दलों के अंदर, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। और अगर ये इंट्रोस्पेक्शन हम सब करेंगे, इन लोगों को बाहर करेंगे, तो बहुत हद तक हम जन अपेक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को और तेज़ी के साथ पूरा कर पाएंगे। एक समृद्ध संकल्प मध्य प्रदेश आगे बढ़ा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर पाएंगे कि आइए राजनीति को माध्यम बनाइए सेवा का, और अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत कम समय में देखने को मिलेगा। और अभी एक भावना जो लोगों के अंदर है कि कहीं ना कहीं राजनीति की राह भटक गई है, इस पर भी रोक लगेगी। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, वक्त कम है तरुण जी, तो संक्षेप में जवाब चाहूँगा आपसे। ये ऐसा कहने वालों की कांग्रेस में कमी नहीं है। हमने भी सुना है कि कमलनाथ जी की एक उनके विश्वास का और पार्टी के कुछ उन नेताओं ने भी फ़ायदा उठाया जो अभी भी कांग्रेस में है। और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये है, क्या कमलनाथ जी में कुछ परिवर्तन आपने देखा है या वो अभी भी उसी स्पिरिट से चल रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट किया लेकिन वो उस पर खरे साबित नहीं हुए। और इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है कि
क्या ताकत आप कांग्रेस की देखते हैं अगर उपचुनाव में आप ये दावा करते हैं कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी? वक्त कम है सर, आप 1.5 मिनट के भीतर जवाब दें, ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है जी। शरद जी, पहली बात तो मैं बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करता हूँ, नर्मदा मैया से ये प्रार्थना करता हूँ कि कमलनाथ जी कभी ना बदले। हाँ। कमलनाथ जी की जो यूएसपी है, जिसके ऊपर हम सब फिदा है, जिससे हमने सीखा है और जिसका एक प्रभाव जनता के ऊपर भी है, वो कभी बदलाव उनमें आना नहीं चाहिए। कमलनाथ जी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो विश्वास को खंडित कर रहे हैं, जो कोई अगर उनके ऊपर विश्वास करे और उसको कायम नहीं रख पा रहे हैं, तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपने आप में बदलाव लाएं। और समय कम है, आपने कहा उपचुनाव को लेकर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, इन 24 क्षेत्रों की जनता भी चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को पुनः काम करने का मौका मिले और वो जो वादे, जो नेतृत्व उनका हमको दिखाई दे रहा था, उसका पूरा परीक्षण हो जाए। और तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की ताकत और आम जनता इन 24 विधानसभा क्षेत्रों के इनकी आशीर्वाद के साथ में एक बेहतर रिजल्ट आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बदलाव हो, अच्छी सरकार बने और विपक्ष और पक्ष मजबूती के साथ एक दूसरे का वक्त आने पर विरोध भी करे, पर सकारात्मक बातों के लिए समर्थन भी करे और स्टेट को आगे बढ़ाने का जो सपना 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के निवासी देख रहे हैं, उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सके। शरद भाई, ऐसे ही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। चलिए, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं तरुण जी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस पूरी बातचीत में आपने कोई चुभने वाला शब्द नहीं बोला, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो शब्द राजनीति में साउंड तो बहुत करता है। और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं की तरफ से ये शब्द सामने आते हैं जो बहुत आकर्षक नहीं होते, अनाकर्षक ही होते हैं, लेकिन वो अपने आक्रामक और हमलावर स्वरूप की वजह से शायद मीडिया की सुर्खियां भी बनते हैं। राजनीति का ये शांत और शालीन स्वरूप जो रहा है, जो रहना चाहिए, जो अतीत में भी पसंद किया जाता था, जो वर्तमान में भी पसंद किया जाता है और जो भविष्य में भी किया जाता रहेगा, उसको लौटाना आप जैसे नेताओं की भी जिम्मेदारी है। और बीजेपी में भी जो राजनेता ऐसे शब्दों से बचते हैं, चिढ़ते भी हैं, नापसंद भी करते हैं, उनको भी ताकत से ये बात कहनी होगी कि आरोप लगाना अधिकार है, लेकिन किस तरह की भाषा हो, एक दूसरे को लेकर किस तरह के शब्द कहे जाएं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये प्रदेश की जनता पर है। आपका दावा है कि बेहतरीन प्रदर्शन होगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये जनता बताएगी कि 24 उपचुनावों का क्या नतीजा होगा। लेकिन आपने जिस तरह से इस बातचीत को एक दिशा देने की कोशिश की है, वो एक अच्छी पहल ज़रूर कही जा सकती है। बाकी ये जनता तय करेगी कि तरुण भनोत साहब जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने क्या महसूस किया है और क्या एक्सप्रेशन तरुण जी के शब्दों में वो कांग्रेस का महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के तरुण भनोत जी। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।